आज पूरी दुनिया के अंदर राजनीति अपना रंग रूप बदल रही है। सियासत में जो लोग भी हैं, उनकी अपनी जो वैचारिक पृष्ठभूमि है, उसका असर तो रहता ही है। साथ ही साथ कुछ ऐसी तत्कालीन परिस्थितियां भी होती हैं जो सियासत के स्वरूप को प्रभावित करती हैं। आज हिंदुस्तान की राजनीति भी उससे अलग नहीं है, उससे अछूता नहीं है। देश भर के अंदर जो कुछ चल रहा है और जिस तरह से सियासत अपनी स्वाभाविक स्वायत्तता खोती चली जा रही है, वह निश्चित रूप से घोर चिंता का विषय है। हम जिस तरह से अपने देश के अंदर जो भी संस्थाएं हैं, उसकी ऑटोनॉमी जिस तरह से कुछ ले जा रही है, उस पर हम आज तफसील से बात करेंगे। आज जबकि हिंदुस्तान के अंदर एक खास किस्म की विचारधारा का बोलबाला है, जबकि देश में पहली बार राष्ट्रपति भी, उपराष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री भी, अधिकांश सूबों के गवर्नर भी और अधिकांश प्रांतों के मुख्यमंत्री भी एक ही किस्म की विचारधारा के लोग हैं। ऐसे में जो कहते हैं कि लॉर्ड एक्टन के पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसमें हिंदुस्तान अपने आप को किस तरह से बचा पाएगा, क्या गंगा जमुनी तहजीब महफूज रह पाएगी, इन सभी सवालों पर और कुछ अनछुए पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। हमारे बीच हैं जनता दल, युवा जनता दल के जिलाध्यक्ष देवरिया के चंद्रभूषण सिंह यादव जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि एक खास किस्म की राजनीति का जो उभार हुआ था 90 के दशक में, मंडल की राजनीति, कमंडल की राजनीति के बरक्स या उसके ठीक उसकी मुखालफत करते हुए जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे और एक बड़ी आबादी थी, उनको प्रतिष्ठापूर्ण गरिमापूर्ण जीवन मुहैया कराने के लिए जो एक तरह से सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया गया, अफर्मेटिव एक्शन का, जो अमेरिका जैसे मुल्क में भी है, उस यात्रा के इतने वर्षों के बाद भी क्या सचमुच पिछड़ों के, पसमानदा समाज के लोगों के जीवन स्तर में कोई काबिल जिक्र तब्दीली आई है? और उसके बाद जब उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अर्जुन सिंह आरक्षण लेकर आए थे पिछड़ों के लिए, तब आज विश्वविद्यालयों के अंदर उनकी क्या दशा है? इन तमाम अनछुए पहलुओं पर आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका, आप JNU आए, आपका बहुत खैर मकदम। ये बताइए चंद्रभूषण सिंह जी कि आप तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर रहे हैं मंडल की लड़ाई के, और उस दौर में कितना मुश्किल रहा था मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना और उसको लागू कराने के पहले सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करना। जी धन्यवाद जिज्ञासु जी। मैं आज देश की सर्वोच्च संस्था JNU में आपके साथ मौजूद हूँ। आप सभी प्रबुद्ध साथियों का मैं अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग जिस मुकाम पर खड़े हैं, निश्चित तौर पर मैं भी शिक्षक हूँ, उसमें मंडल कमीशन का बहुत बड़ा योगदान है। मंडल कमीशन यदि न होता तो आज की तारीख में भी देश की आज़ादी के 70 वर्ष बाद जो सामाजिक और शैक्षणिक जिससे पिछड़े लोग हैं, उनका जो उभार और उफान आज राजनीति से लेकर सामाजिक क्षेत्र में हुआ है, और ये लोग जो आज डट करके मुकाबला कर रहे हैं मनुवाद का, मनुवादी ताकतों का, तो इसमें निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि मंडल कमीशन का बहुत बड़ा योगदान है। और इसी नाते मेरी समझ से जो कांग्रेस पार्टी है वो सेकुलर तो है, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी की मनुवादी कार्यक्रमों को संचालित करने में बी टीम है। और वो मेरी समझ से ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कम्युनल जो फोर्सेज है देश की, उसका नंगा स्वरूप है, तो कांग्रेस पार्टी उसका कपड़ा पहना हुआ स्वरूप है, लेकिन कुछ मामले में वो लिबरल है। और इस नाते जब हमको इस तरह के कठोर विचारधारा और इस तरह की विचारधारा जो मनुवाद को पल्वित और पोषित करती हो, उसके खिलाफ खड़ा होना होता है, तो ऐसी ताकतों को भी हमको साथ देना पड़ता है। लेकिन जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े लोग हैं, और इन पिछड़े लोगों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान में 2 आर्टिकल 340 दिया था कि इनको विशेष अवसर दिया जाए, तो आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 तो क्रियान्वित हो गया बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के कारण।
लेकिन पिछड़ी जातियों का कोई उस तरह का नेता नहीं उस समय में हुआ जिसने इन सवालों को उठाने का काम किया हो, 340 इस देश में क्रियान्वित हो, इस सवाल को लेकर लड़ने का काम किया हो। लेकिन नेहरू ने देश के संविधान की मर्यादा को रखने के लिए या जिन कारणों से भी काका कालेलकर आयोग बनाया, लेकिन काका कालेलकर आयोग को बनाने के बाद मेरे एक बुजुर्ग साथी हैं, एडवोकेट हैं चौरसिया साहब, वो जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग बना, उसके जो सदस्य शिवदयाल चौरसिया जी, उनके बेटी के वो बेटा हैं। उन्होंने मुझको एक बार चर्चा के दौरान बताया कि जब काका कालेलकर साहब अपनी रिपोर्ट लेकर के पंडित नेहरू के पास गए तो पंडित नेहरू ने उसको पढ़ने के बाद अपने रिवॉल्विंग चेयर को शिवदयाल चौरसिया जी और काका कालेलकर दोनों की तरफ से पीछे मोड़ लिया और पीठ की तरफ से बात करते हुए काका कालेलकर को जितनी बुरी से बुरी बातें कही जा सकती हैं उन्होंने कहा था। और काका कालेलकर जिसने उस रिपोर्ट को बनाया ईमानदारी के साथ, ब्राह्मण समाज के थे, काका कालेलकर साहब से उन्होंने कहा कि इसके अंतिम पैराग्राफ पर तुम लिखो कि इससे देश के अंदर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। तो जिस व्यक्ति ने उस रिपोर्ट को बनाया उसी व्यक्ति से पंडित नेहरू ने इस रिपोर्ट को खारिज करा दिया। बाद के दिनों में समाजवादियों ने आंदोलन, जो समाजवादियों का नारा था, डॉक्टर लोहिया से लेकर के और मधुलिमय तक, जो लोग राम सेवक यादव से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक, जो इन लोगों का नारा था कि सोशलिस्टों ने बाधी घाट, पिछड़े पावे 100 में 60, इसके तहत जब जनता पार्टी का अभ्युदय हुआ और 1977 में जब जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच में आई तो अपने घोषणा पत्र में जनता पार्टी के घोषणा पत्र में हमारे समाजवादी पुरखों ने ये दर्ज कराया कि काका कालेलकर की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। जब फिर से मोरारजी देसाई जी जो कांग्रेसी ही थे जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने तो मोरारजी देसाई जी ने यह कहते हुए उस दबाव को खारिज कर दिया कि काका कालेलकर की रिपोर्ट बहुत पुरानी हो गई और नई रिपोर्ट आनी चाहिए। और इसको लेकर के बिहार के हमारे पिछड़े समाज के नेता हुए बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के नेतृत्व में जो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना, उस दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो अपनी अनुशंसाएं लगातार 2 वर्ष तक काम करके और देश के राष्ट्रपति को सौंपा, उसको फिर नेहरू जी की बेटी इंदिरा जी ने और फिर उनके नाती राजीव जी ने उसको अपने दराज में बंद रखा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं फिर से शरद यादव जी को, रामविलास पासवान जी को और उस समय के समाजवादी नेताओं को जिन लोगों ने विश्वनाथ प्रताप सिंह जी पर दबाव डाला और मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1990 में लागू हुई। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के कारण ही देश के अंदर जो हिंदुत्ववादी मनुवादी ताकतें थी उन ताकतों का फन कुचला जा सका, वरना 1990 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी राम लहर और अपने कमांडर को लेकर देश की सत्ता पर काबिज हो गई होती। लेकिन इतनी देर से देश की सत्ता पर काबिज होने का एक प्रमुख कारण मैं मंडल कमीशन को मानता हूं और इस बात का भी मैं प्रमुख कारण मंडल कमीशन को मानता हूं कि मंडल कमीशन ने देश की उन तमाम दलित दमित जातियों को जो अपने घरों में कोई भैंस चरा रही थी, कोई सुअर चरा रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, कोई खेत और खलिहान में मजदूरी कर रहा था, उन लोगों के अंदर भी एक चेतना जागृत किया कि आप पढ़ो और पढ़ करके 27% आरक्षण के जरिए कलेक्टर से लेकर चपरासी तक के पदों पर जाओ, शिक्षित हो। इन सारे सवालों पर मंडल कमीशन ने हमारे समाज को झकझोरने का काम किया और आज जो हमारी थोड़ी बहुत उन्नति दिख रही है देश के अंदर, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो या सरकारी महकमों में नौकरी का क्षेत्र हो, ये सारी चीजों में बहुत बड़ा योगदान मंडल कमीशन का है, सामाजिक न्याय का है। मैं इस बात के लिए उस समय के शरद यादव जी और जो उस समय के हमारे नेता थे लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, रामविलास पासवान जी, इन लोगों के योगदान की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। चंद्रभूषण जी, जो देश में सामाजिक आंदोलन हुए जिसका दक्षिण के राज्यों में एक व्यापक प्रभाव पड़ा है, वह आंदोलन उत्तर भारत में आप भी देख रहे हैं कि वह कहीं ना कहीं मिसिंग है या उस पैमाने पर नहीं हुआ है। आप जो साझा विरासत बचाओ सम्मेलन में कल आए थे, उसका जो टोन था उसको आप राजनीति में एक सकारात्मक दखल के रूप में कितना देखते हैं और सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने में यह सम्मेलन किस तरह की भूमिका निभा सकता है, जो आगे आने वाले अन्य राज्यों में भी सम्मेलन आयोजित करने के लिए? तो मैं समझता हूँ अगर राजनीतिक उद्देश्य से कोई कार्यक्रम किया जाता है तो उससे मुझे नहीं लगता कि सामाजिक आंदोलन में उसका कोई बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन हाँ, देश की राजनीति इतनी वक्त जिस दिशा में जा रही है, जिस तरीके से सारी संस्थाओं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना कब्जा करता जा रहा है,
यहाँ तक कि आपकी इतनी प्रगतिशील संस्था जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ भी आज संघ का बोलबाला है। भले ही छात्र के बीच में नहीं, विद्यार्थियों के बीच में नहीं, लेकिन जो प्रशासनिक अमला है वहां पर संघ की दखलंदाजी बढ़ गई है। इसलिए जो साझा विरासत आंदोलन की शुरुआत शरद यादव जी ने किया है, मैं समझता हूं कि देश की राजनीति के लिए इतने वक्त बहुत ही प्रभावी भूमिका उनकी साझा विरासत आंदोलन के जरिए होगी, क्योंकि आज जो देश की दिशा और दशा है मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, वह पिछड़ों के लिए, देश के संविधान के लिए और लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये पूरी की पूरी सरकार और पूरा का पूरा संघ ये फासिज्म की तरफ अग्रसर है। इसलिए आज देश को बचाने के लिए, देश में संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय को बचाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए आज साझी विरासत जैसे कार्यक्रमों और आंदोलनों की जरूरत है। और इसके जरिए हम देश की राजनीति में जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम आज इस तरह का पैदा हुआ है कि आज देश के अंदर कोई बोलने को तैयार नहीं। आज आप दिल्ली के अंदर जिस केजरीवाल साहब ने भाजपा के खिलाफ बोल करके सत्ता हासिल किया, आज केजरीवाल साहब की घिघी बधी हुई है। आज सीबीआई का पहरा जो कोई, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, सीबीआई के जरिए जो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को तोता बोलती थी, सरकारी तोता बोलती थी, आज उस सरकारी तोते के जरिए आज देश के अंदर सारी संस्थाओं को अपने गिरफ्त में लेने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज एक घोषित इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी ने लागू किया था, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अघोषित इमरजेंसी की तरफ अग्रसर है। इसलिए आज साझी विरासत बचाओ आंदोलन जैसे कार्यक्रमों की देश के अंदर जरूरत है और संपूर्ण विपक्ष को इसके जरिए एकजुट करने की आवश्यकता है। जो शरद जी ने शुरू किया है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। अच्छा